शरद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आपने सुना ये खबर कि अब कोई ऑप्शन बचा नहीं कंपनियों के पास, पैसा तो चुकाना पड़ेगा। नहीं, पैसा तो पहले भी चुकाना ही था उनको, लेकिन लेकिन थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से वो प्लीड कर रहे थे कि कुछ अगर बेनिफिट्स उनको मिल पाए तो। बट जैसा आप भी कह रहे थे कि चूंकि सरकार का ऑलरेडी निवेश है तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि कुछ और प्ली अगर ये लोग प्लेस करते हैं। कानूनी दांव पेच से शायद होने वाला काम तो नहीं है, बट अगर सरकार थोड़ी लीनियंसी दिखाती है इनकी बैलेंस शीट की करंट कंडीशन देखते हुए, तो मेरे हिसाब से कुछ हो सकता है। बट लीगली कुछ भी करने की जगह तो इनके पास नहीं है। अच्छा, वोडा आइडिया और भारती दोनों के शेयर होल्डर्स के लिए क्या राय है आपकी? देखिए, वोडा आइडिया तो मैंने हमेशा से बोला है कि जिस टाइप का डेट है और जो कंपनी की परफॉर्मेंस है और एक लगाड है नए कैपेक्स में, मुझे नहीं लगता कि अगर 10-15 हज़ार करोड़ या 5 हज़ार की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो उससे आपको बहुत ज्यादा उत्साहजनक होना चाहिए था। बट बाजार अपनी चाल चलता है, छोटे दाम का शेयर है तो बहुत ज्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन आ जाती है। बट आपको अभी भी अगर टेलीकॉम पे बेट करना है तो आपको भारती के साथ ही रहना चाहिए। हालांकि वहां भी ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशंस बहुत कंफर्टेबल हैं जो आज से साल भर पहले या इवन 6 महीने पहले थी। तो मुझे लगता है अक्रॉस द बोर्ड अगर आप देखें तो टेलीकॉम में मेजर पार्ट ऑफ रैली प्ले आउट कर चुकी है। जियो की लिस्टिंग आगे पीछे होती है अगले साल 1.5 साल में, तो वो एक एडिशनल ट्रिगर हो सकता है। और जहां तक आरपू इम्प्रूवमेंट वगैरह है वो सब ऑलरेडी मेरे हिसाब से नंबर्स में प्राइस्ड इन है, उसमें कोई बहुत बड़ी अपटिक की मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में एफटीटीएच वगैरह मेरे हिसाब से या फाइबर टू होम या ब्रॉडबैंड ये सब अच्छी ग्रोथ प्रोवाइड कर सकते हैं, बट वो ग्रेजुअल होना चाहिए, ऐसा ओवरनाइट कुछ नहीं होगा। तो ग्रेजुअल ग्रोथ अब रहेगी, ग्रोथ रेट्स अच्छी रहेंगी, बट वैल्यूएशंस लार्जली मेरे हिसाब से ज्यादातर पॉजिटिव फैक्टर इन करती हैं। वोडा तो सर्टेनली अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको बेट लेना ही है तो आप भारती सर्टेनली ले सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता आज ज्यादा कोई डिप भारती में आई है। ओके। अच्छा, ये तो हो गया खैर टेलीकॉम सेक्टर की खबर पे चर्चा। अब विजय ये बताइए कि यूएस में रेट कट हुआ, जी। उम्मीद से ज़्यादा हुआ, हम्म। फिर भी बाज़ारों को मज़ा नहीं आ रहा, पसंद नहीं आ रहा, दबाव महसूस कर रहे हैं, क्यों? नहीं तो उसके पहले भी तो सब एंटिसिपेशन में चल ही रहा था, वो रुका कहाँ है बाजार। तो मुझे लगता है ये बेसिकली सेल ऑन न्यूज की कंफर्मेशन पे है, बट आपको इससे बहुत ज्यादा हताश होने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से ये रेट कट इमर्जिंग मार्केट्स या डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए सर्टेनली एक बहुत बढ़िया सिग्नल है फंड फ्लोज के लिए। इंटरनेशनल फंड फ्लोज थोड़े स्लो रहे हैं। एक दिन के इवेंट में तो कमेंट करना मुश्किल है, मुझे लगता है सेल ऑन न्यूज जैसी है इवेंट। बट लार्जली मेरे हिसाब से अब यहाँ से आपको एक अच्छी तेजी मोस्ट प्रोबेबली ईयर एंड तक देखने को मिलनी चाहिए, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट में जो इंटरनेशनल फ्लोज है वो स्ट्रांग हो जाएंगे, डोमेस्टिक फ्लोज ऑलरेडी स्ट्रांग है। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से रेसिपी तैयार है, अब बस इम्प्लीमेंट होने की जरूरत है। तो शरद, क्या जो मान लो पैसा आएगा भी या नई तेज़ी बनेगी तो एक चर्निंग होगी क्या? जैसे आज देखिए मिड कैप में काफ़ी पटाई है, कल भी कमज़ोर था, आज भी कमज़ोर है, तो धीरे धीरे ये भी होगा कि लार्ज कैप की तरफ शिफ्ट होगा? नीरज जी, आज जो वैल्यूएशन पे हम लोग बैठे हैं, अगर आप पूरे इंडेक्स के लेवल पे देखें तो मेरे हिसाब से मिड कैप्स थोड़ा ओवर द टॉप ट्रेड कर रहे हैं। तो वहां पे प्योर वैल्यूएशन के टर्म्स पे तो बहुत ज्यादा अपसाइड की गुंजाइश कम है। लेकिन वो बास्केट बड़ा है, उसके अंदर पॉकेट्स बहुत सारे हैं, तो हो सकता है आपको इंडेक्स के लेवल पे उतनी मूवमेंट ना दिखाई दे। बट जो पॉकेट्स वहां थोड़ा अंडर परफॉर्म किए हैं वहां पे आपको मूवमेंट ठीक ठाक दिखाई देगी। बट अगर मुझे बेट लेना और इसके एडजस्टेड रिटर्न्स के हिसाब से तो मुझे लगता है लार्ज कैप्स बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, बेटर प्लेस्ड। ओके। शरद, दो सेक्टर कल जो कहानी थी वही कहानी मैं समझना चाहता हूँ कि बैंकिंग सेक्टर में बहुत बढ़िया रैली कल भी बनी, आज भी तेज़ी है लेकिन ऊपरी स्तर पर थोड़ा थोड़ा नीचे आया है। आईटी में कल धुआंधार बिकवाली, आज वो संभले हुए हैं। इन दोनों सेक्टर पे आपका नज़रिया क्या बनना है, क्योंकि दोनों ही रेट से जुड़े हुए हैं? अब देखिए, एक परसेप्शन है, यूएस में भी ये नैरेटिव चल रहा था कि खास करके आईटी के लिए कि रेट कट के साथ साथ जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है वहाँ एक रिवाइवल आएगा, जिसकी वजह से आईटी में एक स्ट्रॉन्ग रिवाइवल आएगा। तो वो बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन मुझे लगता है डोमेस्टिक लेवल पे अगर आप कंसिडर करें तो जिस टाइप की रैली आईटी स्टॉक्स ने देखी है, अगर यूएस में वो रिवाइवल आता भी है तो ऐसा नहीं कि कोई एनिमल स्पिरिट्स अनलीश होकर ये कंपनीज 30-35% ग्रो करने लगेंगी। और जो नॉर्मलाइज्ड ग्रोथ था 15-16%, लार्जर कंपनीज उसी पे ग्रो करेंगी। कोफोज परसिस्टेंट जैसी कुछ कंपनीज हैं, एम्फेसिस जैसी कंपनीज हैं, वो हो सकता है थोड़ा बेटर रेट पे ग्रो करे। बट ये वैल्यूएशन पे लार्जली मुझे लगता है इंडियन आईटी कंपनीज में ज्यादातर वैल्यूएशन वाइज और अपटिक की गुंजाइश नहीं है। मोमेंटम वाइज अगर यूएस में और इंडिया में पॉजिटिव मोमेंटम रहता है, जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ, तो मार्केट लिंक रिटर्न्स आपको आएंगे। जो आउट परफॉर्मेंस हमने शायद पिछले 6-8 महीनों में देखा है वो आपको नहीं मिले।
बैंकिंग में मेरे हिसाब से ये टू प्रॉन स्टोरी है। पीएसयू और प्राइवेट बैंक्स को आपको अलग अलग देखना होगा। प्राइवेट बैंक्स काफी हद तक अंडर परफॉर्म किया है इन्होंने, खास करके एचडीएफसी, कोटक, इंडसइंड जैसे नामों ने। मेरा ये मानना है कि जो वैल्यूएशन कंफर्ट है ये यहाँ ज्यादा है, और Q2 ऑनवर्ड्स आपको लगातार रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए। तो मैं ये बेट कर रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मोस्ट प्रोबेबली आउट परफॉर्म करेंगे विद इन बैंकिंग। और कोटक, एचडीएफसी और इंडसइंड मेरे टॉप बेट्स हैं जहां मैं प्लेस कर रहा हूँ अपनी बेट्स को। तो वहां मुझे लगता है कि री रेटिंग की काफी बड़ी गुंजाइश है तीनों ही बैंक्स में। और एडवांसेस ग्रोथ वगैरह में और डिपॉजिट में जो स्लो डाउन है, और एडवांसेस ग्रोथ भी ठीक ठाक दिखनी चाहिए आने वाले समय में। पीएसयू बैंक्स में एक ट्रिगर हो सकता है बड़े बैंक्स में, खास करके एसबीआई जैसे, कि वहां पे जो इन्वेस्टमेंट या ट्रेजरी इनकम वाला पार्ट है, वहां इस रेट कट के साथ पिछले कुछ समय में भी जैसा G6 में मूवमेंट दिखा है 20 से 30 बेसिस पॉइंट्स का, उसका एडवांटेज मिलेगा। और अगर जिस रेट स्पीड से ये रेट कट आया है, अगले 3 से 4 महीनों में एक और ऐसा कुछ रेट कट आता है इवन 25 बेसिस पॉइंट का भी, तो मुझे लगता है कि और पॉजिटिव डेवलपमेंट आपको उस साइड पे देखने मिल सकती है। बॉन्ड इनफ्लोस काफी स्ट्रांग है, उसका भी फायदा मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है ट्रेजरी इनकम भी पॉजिटिव रहनी चाहिए। वहां से पीएसयू बैंक्स को हो सकता है काफी बड़ा फायदा मिले, तो थोड़े बहुत नंबर्स में री रेटिंग हो। बट प्राइमरीली मुझे लगता है ऑल ओवर अगर मैं देख रहा हूँ तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे मैं ज्यादा बुलिश हूँ यहाँ से। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी एनालिसिस की आपने दोनों सेक्टर्स की, इसमें क्या नज़र रखना चाहिए। जाते जाते एक सवाल और आपसे, अगर एफएमसीजी और फार्मा में आपको इस समय बेट करना है तो कौन सा बेटर लगता है? मुझे लगता है अभी भी आपको प्रेफरेबली फार्मा पे बेट करना चाहिए। एफएमसीजी में ऑलरेडी थोड़े महंगे थे, और जिस टाइप की रैली हमने पिछले कुछ समय में देखी है रूरल अपटिक के बाद, बहुत ज्यादा एफएमसीजी नेम शायद आपको रीजनेबल वैल्यूएशंस पे नहीं मिलेंगे जहां से बहुत ज्यादा आपको अपसाइड बने। आईटीसी में भी ठीक ठाक रन अप आ गया है, वो होटल डीमर्जर वगैरह के बाद कितना आपको प्रॉफिट अपसाइड मिलेगा मेरे को थोड़ा डाउट है। तो मुझे लगता है एफएमसीजी आपको सर्टेनली अवॉइड करना चाहिए। फार्मा आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बट चुनिंदा नामों पे फोकस कीजिए। सिप्ला, सन जैसे जो फ्रंटलाइन नेम्स है, मुझे लगता है वहाँ वैल्यूएशंस लगभग पूरी हैं। डॉक्टर रेड्डी में मुझे उम्मीद है कि इंडिया बिजनेस में अपटिक के साथ साथ उनको थोड़ा फायदा मिलना चाहिए। कुछ एपीआई कंपनीज में, छोटी कंपनीज में अपॉर्चुनिटीज निकल के आ सकती हैं जहां री रेटिंग लगातार स्ट्रांग होती रहे। लॉरस एक नाम हो सकता है। तो मुझे लगता है वहां पे आपको थोड़ा सिलेक्टिव होना होगा, बट दोनों सेक्टर के कंपैरिजन में अगर आप एक स्पेस पे रखें तो मुझे लगता है फार्मा कंपैरेटिवली बेटर करना चाहिए एफएमसीजी से। फार्मा बेटर करना चाहिए क्योंकि वो अभी वैल्यूएशन के लिहाज से काफ़ी बेहतर है। शरद जी बहुत बहुत शुक्रिया, और अगले हफ्ते फ्राइडे अड्डा के लिए निमंत्रण अभी से। पकड़ में नहीं आते ना, तुमने कहा ऑनलाइन निमंत्रण दे दिया जाए जिससे दर्शक भी याद रखे। ठीक है सर। बहुत बहुत शुक्रिया शरद, Thank you. बातचीत करने के लिए और समझाने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के